आजकल के ज़माने में हम जिन बीमारियों से ग्रस्त हैं, हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक है, बीपी का पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, ये सारी बीमारियाँ हमारी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हो रही हैं। और ये सारी बीमारियाँ हम लाइफ़स्टाइल की जो हमें लाइफ़स्टाइल को सुधार के सीधी कर ठीक करनी चाहिए, वो हम पिल्स के थ्रू ठीक कर रहे हैं। लेकिन आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जो खुद तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री वेस्टर्न मेडिकल साइंस में ली हुई है। लेकिन आज अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनका पूरा रुझान आयुर्वेद की ओर है, योग की ओर है, वेद की ओर है। और इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने ना जाने कितने लोगों को ठीक किया है, कितने लोगों के ट्रॉमा बेस्ड इलनेसेस को ठीक किया है, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ जो हैं उनको रिवर्स किया है। सो विदाउट मच फर्दर अडू सीधे चलते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा के पास और करते हैं उनके साथ अपना सीक्रेट डिस्कोर्स। वेलकम डॉक्टर राजेश जी। सो डॉक्टर राजेश, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, व्हाट इज हेल्थ? आ, मेरे को लगता है अनु जी कि ये आपने जो सवाल पूछा है हम सबके पास है। और इसको डिफाइन करने के लिए WHO को बीच में आना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबके अनुसार हेल्थ की परिभाषा अपनी अलग। अपनी अलग अलग है। क्योंकि वो अलग अलग है इसलिए हमने कभी इसको तवज्जो नहीं दी, और WHO को बीच में आना पड़ा और आके उन्होंने एक यूनिवर्सल हेल्थ को डिफाइन किया है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ ए कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग। पहले ये तीन ही इसके पिलर्स थे, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल। ये स्पिरिचुअल जो है ये इन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस किया, प्रोबेबली 1996 में। तो अब अगर WHO के इशारे से हम बात करते हैं तो इट इज़ ए कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल वेलबींग। इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ये उनका कहना है। लेकिन ये बहुत ही उन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कर दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे आश्चर्य ये होता है कि चूंकि हम कितने इस मानव योनि में कितने जन्मों के सत्कर्म होंगे कि हमें भारत में हम पैदा हुए हैं। ये विश्व गुरु रहा है, और भारतीय होने के कारण हमको वेद जो है हमारे DNA में है, वैदिक नॉलेज। तो मुझे आश्चर्य होता है कि पेशे से मैं चिकित्सक हूँ। मैं हमने वेस्टर्न स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस में हमने जो ज्ञान हासिल किया हुआ है, लेकिन BC 600 BC सुश्रुत जी ने जो है, आप सोच सकते हो कि जो है 2025 से और उसमें 600 साल और जोड़ दें, उस वक्त जो है सुश्रुत जी ने जो है हेल्थ की परिभाषा जो की थी वो कही थी समदोषः। इस बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। तो समदोषः, सम अग्नि, सम धातु, मलह क्रिया, इंद्रिय प्रसन्न, इंद्रिय, आत्मा, मनः स्वस्थ अभिधीयते। मुझे आश्चर्य होता है कि बिजली नहीं होगी तब, इंटरनेट नहीं था, गूगल भाई साहब नहीं थे, ठीक है, प्रिंटिंग नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, तो ऐसी क्या विधा थी उस वक्त कि उन्होंने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है इतने सुंदर तरीके से, और इतना व्यापक जो परिभाषा दी है उन्होंने कि अगर हम बात करते हैं तो समदोष है। जैसे आयुर्वेद में जो है पूरे मनुष्य की प्रकृति को 3 गुणों में बांटा जाता है, पित्त, वात और कफ, ठीक है। ये इतना बड़ा विषय है, टॉपिक इस है। पे हम फिर कभी और बात करते हैं। बट उन्होंने बोला है कि प्रकृति जो है तीनों दोषों की, उसका बैलेंस होना चाहिए। सम मतलब बैलेंस होना चाहिए। सम अग्नि, हमारे फिजिकल बॉडी में जो है, जो अग्नि कई प्रकार की है, अगर उस पर बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर हम जठर अग्नि की बात करते हैं, पाचन हमारी क्रिया, डाइजेस्टिव सिंपल, फायर। ठीक है। इवन बॉडी का टेम्परेचर जो है, हम जो 37 डिग्री मेंटेन करते हैं, वो भी एक प्रकार से एक अग्नि है। शरीर ठंडा हो जाता है मतलब हम भगवान को प्यारे हो गए। तो इस ऊर्जा को जीवित रखने के लिए एक ऊर्जा है ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डाइजेशन होता है, आपका रक्त प्रवाह, ठीक है। हार्ट जिंदगी भर जो है आपको ब्लड को फ्लो करता है, पूरे ब्लड में प्रदान करता है। आपके डाइजेशन, डाइजेस्टिव जूस काम करते हैं, आपकी मसल्स काम करती हैं। तो ये एक प्रकार से ये सम अग्नि, मतलब जितनी भी अग्नि हैं आपके शरीर में, जो ऊर्जाएं हैं, उनका बैलेंस होना चाहिए। सम धातु, धातु मतलब आपके चाहे जितने भी टिश्यूज हैं उसको आयुर्वेदा में धातु कहते हैं, चाहे वो रक्त हो, चाहे वो मसल्स हों, टिश्यूज हों, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, अस्थि हैं। कहीं फिजिकल कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नो मसल पेन,
नो बोन पेन, नो आर्थराइटिस, नो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नथिंग। और उसके बाद मलक्रिया। एक सिंपल सी बात है कि आपकी पाचन क्रिया तंदुरुस्त है क्या? मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग हमारे बंधु जो हैं इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही शौच क्रिया को चले जाते हैं, ठीक है? मॉर्निंग की जो नेचुरल कॉल है उसको इजीली कर जाते आपको हैं। चाय पीनी पड़ती है, आपको सिगरेट पीनी पड़ती है, आपको तम्बाकू लेना पड़ता है, आपको गर्म पानी लेना पड़ता है, आपको बाप रे! कितने सारे क्या कर रखा है आपने? तो यदि आपको कुछ भी नहीं है, ना आपको बीपी है, ना डायबिटीज़ है, ना थायराइड है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अगर सुबह की कहानी आपकी अपसेट है, तो यू आर नॉट इन परफेक्ट हेल्थ। आप बिल्कुल हेल्दी नहीं हो। और इस क्षण हेल्दी नहीं हो तो आने वाले समय में यू आर इनवाइटिंग लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स। उसके बाद प्रसन्न इंद्रिय, आत्मा मनः, बाप रे! आपकी बॉडी माइंड एंड सोल क्या लिख गए हैं वो, कि आपकी जो है आत्मा प्रसन्न है क्या? आपकी इंद्रियां प्रसन्न हैं क्या? इंद्रियां प्रसन्न होने का मतलब क्या है? हमारे जो इंद्रियो जनित सुख हैं, सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक जो प्लेजर्स हैं, ठीक है? उनका बैलेंस्ड वे में आनंद भोग रहे हो आप क्या? ठीक है? उसके बाद जाके वो कहते हैं कि इसे स्वस्थ कहते हैं, ये हेल्थ है। तो ये तो बात मतलब अगर हम हेल्थ की बात करें तो, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि मतलब फिजिकल हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी, ठीक हुँ। है? ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, ठीक है? हेल्दी माइंड ही हेल्दी बॉडी में रहता है और हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के कारण ही होती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमको फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ये एक प्रकार का एक ऐसा प्लेटर है जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जो है हेल्थ को मैं देखता हूँ, तो मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि एक पर्सनल हेल्थ मैं बांटता हूँ। पर्सनल हेल्थ, ठीक है? पर्सनल हेल्थ मतलब कि मैं मेरे विषय में जितना जानता हूँ मैं, उतना और कोई नहीं जानता, है ना? मेरे जीवन के बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद मैं साझा नहीं करता, ठीक है? कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुंठाएँ होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है? उसके बाद बच्चा जब पैदा होता है तो एक परिवार में पैदा होता है। उसके बाद उसकी फैमिली हेल्थ है। फैमिली हेल्थ में रिलेशनशिप्स और आपका आपके पेरेंट्स के प्रति, आपका आपके नियर एंड डियर्स के प्रति, वो भी एक फैमिली हेल्थ मैटर करती है। उसके बाद आपकी एजुकेशनल हेल्थ, स्कूलिंग होती है आपकी। उसके बाद स्कूल के बाद में आप किसी प्रोफ़ेशन में जाते हैं तो प्रोफ़ेशनल हेल्थ। उसके बाद फिर आपका अर्थ हमको कमाना है, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। उसके बाद जिस सोसाइटी में रहते हैं सोशल हेल्थ। उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ। तो मेरे हिसाब से जो है मैं केवल फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल नहीं मानता। मैं इसको पर्सनल, फैमिली, एजुकेशन, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो राजेश जी, आपने ये जो सारे हमें टर्म्स बताए, इनको आजकल हम लोग शायद एक वेलनेस की कैटेगरी में ले आते हैं। तो मैं चाहूँगी आप मुझे थोड़ा और विस्तार में बताएँ व्हाट इज़ वेलनेस फॉर यू? क्योंकि आप इतने सारा काम कर रहे हैं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ के रिवर्सल्स पे। सो व्हाट इज़ वेलनेस एग्ज़ैक्टली? अनु जी, मैं वेलनेस को भी जो है मैं उसको एक संधि विच्छेद करूंगा मैं, ठीक है? इस वेलनेस को दो शब्दों में मैं बांटता हूँ, एक वेल्थ और एक हैप्पीनेस। वेलनेस, वेल्थ का वेल ले लिया मैंने और हैप्पीनेस की नेस ले ली तो वेलनेस हो गया। तो वेलनेस को हम जब देखते हैं तो इसमें दो शब्द जुड़े हैं, एक वेल्थ और एक हैप्पीनेस, राइट? वेल्थ को केवल और केवल मटेरियलिस्टिक वेल्थ की बात नहीं कर रहा मैं, वेल्थ को भी दो हिस्सों में जोड़ूंगा, एक वेलबींग और एक हुँ। हेल्थ। तो वेलबींग, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो मेरे हिसाब से वेलनेस का जो है सीधा सीधा मुद्दा है, ये इलनेस का उल्टा है। अगर वेलनेस को समझना है तो हमको इलनेस को भी समझना पड़ेगा, ठीक है? तो वेलनेस को समझने के लिए हम जो है बात करते हैं कि वेलबींग। वेलबींग से मेरा तात्पर्य क्या है? हुँ। वेलबींग से तात्पर्य ये है कि मैं इस वक्त जहाँ हूँ, शरीर से, मन से, तन से, भावनाओं से, वैचारिक रूप से मैं इसी जगह पे हूँ क्या? स्टेइंग इन द प्रेज़ेंट। स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, हुँ। ठीक है? मैं हूँ आज इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बीती हुई बात को। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ फ्यूचर की, जो घटा ही नहीं है अभी, ठीक है? तो अगर मैं वर्तमान क्षण में स्थापित हूँ, मैं वैचारिक रूप से, मन से,
तन से, विचारों से, तो इसका मतलब है कि मैं इस क्षण का मैक्सिमम यूज कर रहा हूँ। तो ये वेलबींग हुई। वेलबींग एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। उसके बाद हेल्थ, हेल्थ में मैंने बता दिया आपको। और अंततः सब चीजें जो है जाती हैं, वो जाती हैं उस सुख के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए, है ना? तो हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में सफेद बाल आते आते ये बात तो समझ में आने लगी थी कि हैप्पीनेस जो है वो मोहताज नहीं है हमारी वेल्थ का। ठीक है, हम जिस मेटीरियलिस्टिक वेल्थ की बात करते हैं, ये कहना है कि जो आदमी बहुत अमीर है वो खुश भी होगा आंतरिक रूप से, वो सुखी भी होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उस मजदूर का भी बहुत बढ़िया है जो दिन भर दिहाड़ी में मजदूरी करने के बाद शाम को गाते हुए अपने घर जाता है, अपने परिवार के साथ में मस्ती के साथ सोता है, इतनी गहरी नींद सोता है, सब कुछ बेच के सोता है। ठीक है, उसके लिए आज का दिन ही सब कुछ था उसके लिए। कल वो फिर से तैयारी करेगा। उसको ना बीते हुए कल की चिंता है, ना आने वाले कल की चिंता है, ना उसे कोई परफॉर्मेंस देना है, ना उसे कोई इंक्रीमेंट चाहिए, ना उसका कोई सीआर लिख रहा है उसे कोई चिंता नहीं। वो बस इस क्षण को जी रहा है, बेहतर तरीके से जी रहा है। तो वेलनेस की बात करते हैं तो इसमें वेलनेस में अनुजी बहुत सी चीज़ें आती हैं वेलनेस में। अंततः जो लक्ष्य है वो ये है कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, पहली धड़कन से लेके अंतिम धड़कन तक मैं निरोगी बना रहा हूँ, मैं आरोग्य बना रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि अ, हमको डर किस बात से है ना? वेलनेस का मतलब ये है कि मुझे इलनेस नहीं चाहिए। तो निरोगी होना हमारा फाउंडेशन है हैप्पीनेस का। फाउंडेशन है, और आपने वो सुना ही होगा जो है, मैं जब हैप्पीनेस की बात करते हैं तो पहला सुख जो है हम निरोगी सब काया। जानते हैं कि निरोगी काया। देखिए जिसने भी ये कहा है वो, उसने मेरे ख्याल से तो जीवन के पूरे वृत्तांत को उसने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से समझा दिया है कि हम जब बात करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, वो इस फिजिकल बॉडी, इस निरोगी काया को एक मंदिर समान कहता है कि जो पहला सुख है, बाकी सारे सुख गौन है। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, कि फिजिकल बॉडी के साथ साथ में पैसा भी होना चाहिए, लेकिन ये दूजा सुख है, उसको उसने पहला नहीं बोला। तीजा सुख गुणवंती नारी, कि आपके जीवन में जो आपकी लाइफ पार्टनर है, आपके स्पाउस है, ठीक है, वो गुणवंती हो, ठीक है, वो आपके कंपेनियन हो, आपके जीवन को आपको समझ सके, आप उसे समझ सकें। चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी, आपका जो बेटा और आपके बच्चे हैं वो आज्ञाकारी हों। इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन है। अगर हैप्पीनेस की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो ये चीज़ों में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख एक घर हो अपना। मतलब आज जो है हम मिडिल क्लास के लोग अगर बात करते हैं तो हमारे पिताजी लोगों का एक ही सपना होता था, एक घर हो अपना, किराए का ना हो, छत अपनी हो। तो पांचवा सुख एक घर हो अपना। छठा सुख सिर कोई ऋण ना, लोन नहीं होनी चाहिए। आज तो हमारी जिंदगी लोन से चलती है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे ईएमआई का ठीक है जमाना चल ईएमआई रहा का है, चाहे यूपीआई, जो भी है चीज़ें, सारी सारी चीज़ें इससे चलती हैं। तो छठा सुख कोई सिर कोई ऋण ना। सातवां सुख हो हितैषी सच्चा। क्या बात कही है कि आपके जो रिलेशनशिप है, कोई तो हो जीवन में जो आपका हितैषी हो, जिससे जो आप अपने सुख दुख निस्वार्थ जो है, बांट सके। जिसके साथ जो है आप अपनी बातें कर सकें, जो आपकी वेल बीइंग के बारे में सोचे, आपका वेल विशर हो। कितना कितना बड़ा एसेट है, कितना बड़ा एसेट है। अगर कोई आपका मित्र है, कोई दोस्त है जिसके कंधे पे आप 2 मिनट सर रख के सुबह सुबह करके अपने नम आंखों को साफ कर सकते हो आप, तो हितैषी सच्चा। सातवां सुख हो पड़ोसी अच्छा। ठीक है, तो पड़ोसी मतलब नियर एंड डियर। कहते हैं कि दूर के रिश्तेदार से पास का पड़ोसी अच्छा, जो इमरजेंसी पे काम आ सकता है। फिर नौवां सुख हो उत्तम शिक्षा, वो 8वें 9वें नंबर पे दे रहा है। ठीक है, 10वां सुख सदगुरु से दीक्षा, सदगुरु से दीक्षा, स्पिरिचुअल जाने के लिए। ठीक है, 11वां सुख हो संतोषी मन, संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, बट इनर पीस की कॉस्ट पे कुछ लफड़े नहीं करने चाहिए।
और 12वां सुख, ये सब चीज़ें हों तो धन्य हो जीवन। तो हम जब बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हेल्थ के सारे चीज़ों में इन सब चीज़ों का भी कहीं न कहीं योगदान है। आपके जीवन में सब कुछ है, अगर आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है, वो बगल की दीवार पे कीला ठोक रहा है, आपके दिमाग में फिर हथौड़े पड़ते हैं। ठीक है, आजकल के घर भी आस-पास होते हैं, हम कॉलोनी में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, मैंने अक्सर देखा है कि साहब वो पड़ोसी का सुबह मुँह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। हमने अपने जीवन की जो शांति, सुख शांति की चाबी जो है, हमने कितने लोगों को दे रखी है अभी जी? आप ध्यान से देखिए। हमें कोई भी आके डिस्टर्ब करके जा सकता है क्या? मेरे जीवन की शांति, ये मेरा बात जन्म है। सिद्ध अधिकार है कि मैं किसी और को आई विल नॉट लेट एनीबॉडी टू डिस्टर्ब मी, माय मेंटल पीस। तो हम लेकिन बहुत कमज़ोर होते हैं। हमें जीना ही नहीं आता, मुझे तो कभी-कभी ये लगता है। तो राजेश जी, आज जैसे आपने बोला हमें जीना ही नहीं आता, और ये अपनी इस पूरी कहानी में हम जितना मुझे समझ में आया, जिस तरह अगर मैं इसको प्रिसाइजली बोलना चाहूँ, तो हमारी जो सुख है वो हमारी एक अच्छी कम्युनिटी हो, एक कुछ अच्छे दोस्त हों, परिवार अच्छा हो और हमारा खान-पान अच्छा हो। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ आपने जो और बोली थी वेलबींग की, वो है स्टेइंग इन द प्रेज़ेंट। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सबसे मुश्किल कार्य है जो मुझे लगता है, तो इसको करें कैसे? क्या टूल्स हैं हमारे पास, ये कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? मुझे लगता है अनु जी, इसको वर्तमान क्षण में रहने के लिए, समझने के लिए हमें थोड़ा-सा अध्यात्म के बारे में जानना पड़ेगा। अध्यात्म के बारे में मुझे अध्यात्म थोड़ा के और बारे में बताएँ। जानना पड़ेगा। वर्तमान क्षण में रहने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो इस सब योनियों में जो मनुष्य है, ये ईश्वर की बहुत ही स्पेशल क्रिएटिविटी है, बहुत ही स्पेशल क्रिएटिविटी है। और यदि हम इस सभ्यता के इस विकास की यात्रा को देखते हैं, तो किसी काल में जो है हम सब जंगल में रहा करते थे, हुँ, ठीक है? तो कुछ ऐसा हुआ कि होमो सैपियंस, है ना? जो मानव जाति है, इसको होमो सैपियंस ज़ूलॉजिकल नेम है, ठीक है? इसमें ऐसा क्या घटा कि इसने धीरे-धीरे अपनी एक अलग सिविलाइज़्ड दुनिया बना ली, ठीक है? बाकी सारे के सारे आज भी जंगल में रहते हैं, ठीक है? मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति निकली जिसने जो है अपने, वो तत्व क्या था जिसने मनुष्य को अलग किया? हुँ, तो मेडिकल जो साइंस कहती है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, इसको नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। जो कॉर्टेक्स है वो हर ब्रेन में एक हिस्सा होता है, कॉर्टिकल जो ब्रेन टिश्यू है, बट मनुष्य का जो है इसमें जो एक जो नयापन है, इसलिए इसको नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। इस नियोकॉर्टेक्स ने एक एप्रिसिएशन, एप्रीहेंशन, मेटाकॉग्निशन कहते हैं इसको, कि मनुष्य में और बाकी सब स्पीशीज में जो विशेषता है, उसमें मुख्य विशेषता ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसके प्रति मेरा संज्ञान है। आई एम अवेयर व्हाट आई एम थिंकिंग, हुँ, है ना? बाकी कोई भी जो स्पीशीज है, वो अपना जब कुछ एक्ट करते हैं, एक डॉग है, यदि वो भौंक रहा है, इफ द डॉग इज बार्किंग, तो उसे संज्ञान नहीं हुआ कि वो भौंक रहा है, वो रुक नहीं सकता, वो उसे भौंकना है तो भौंकेगा किसी चीज को देख के। बट मनुष्य अगर बकवास कर रहा है ना, हम बोलते हैं ना क्यों भौंक रहा है ना, एक लैंग्वेज बोलते हैं, बट द सेम टाइम ही इज अवेयर दैट ही इज एंग्री, ठीक है? वो मजबूरी है कि वो अपने उस एंगर को होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका पर्सनैलिटी वीक है, उसने इस पे काम नहीं किया हुआ, ठीक है? इसीलिए जो है, जब वर्तमान क्षण में अगर स्थापित करने का है, तो उसका मतलब ये है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ इस क्षण, इस सोच के प्रति मैं अवेयर हूँ क्या? मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना? इसको कौन जानना चाह रहा है? मेरा ही वो हिस्सा क्या है जो इसको देख रहा है कि क्या सोच रहा है? दिस इज मेटाकॉग्निशन, दिस इज विद ओनली ह्यूमन बीइंग। ये नियोकॉर्टेक्स का, ठीक है, एक ये बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है? इसी को हम दूसरे शब्दों में बुद्धि भी कह सकते हैं। माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये भी एक विषय आता है इसमें। बट उस बुद्धि को जागृत करने के लिए, अपने विचारों को इस क्षण में केंद्रित करने के लिए हमको जिस चीज की आवश्यकता है, वो है हमारी सांसें। राइट। ठीक है, तो अध्यात्म की बात हम जब करते हैं, तो अध्यात्म में हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है अनुजी, उसका बहुत बहुत बड़ा एक रोल है उसका। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अध्यात्म को इंग्लिश में हम स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं।
तो ये जो शब्द है, जो स्पिरिचुअलिटी, ये भी जो आया है वो स्पिरिटस से आया है। ग्रीस में स्पिरिटस का मतलब है ब्रीदिंग, ओके। ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग। तो सांसों के माध्यम से ही इस अध्यात्म के विषय को समझा जाता है, ठीक है? चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, ठीक है? चाहे वो पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र हो, इसमें हर जगह जो है इस ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए कहा भी जाता है, इवन साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि ब्रीदिंग इज़ ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी, है ना? आपने ये देखा होगा कि अगर हम मेंटली अपसेट हैं, हम क्रोधित हैं, हम नर्वस हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि उस व्यक्ति का जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो शैलो हो जाएगा। टेकिपनिया बोलते हैं उसको, ओके। रेस्पिरेटरी सेंटर तेज होगा। इंटरव्यू अगर मुझे फेस करना है, एग्जाम के समय, वाह-वाह के समय क्या घबराहट होती थी, सांसें जो है शैलो होने तेज़ हो लगती थी, जाती थी। तेज हो जाती थी बिल्कुल सांसें। इसका बहुत ही गहन कनेक्ट है आपके स्टेट ऑफ माइंड का ब्रीदिंग के साथ में, है ना? हुँ। इसलिए ये तो एक आम भाषा में कहा जाता है, अगर कोई आदमी गुस्सा होता है, थोड़ा है, तो बोला जाता है, अरे थोड़ा ठंड रख यार, ठंड, चल एक लंबी सांस ले, जस्ट ले। तो ये ऐसे मजाक में नहीं कहा जाता इट हैज़ अ कि साइंस कि बिहाइंड इट। कि ठीक है, इट इज फैक्ट, बेसिकली मेडिकली भी इट इज प्रूवन नाउ कि सांसों के माध्यम से हम मन को शांत रख सकते हैं, ठीक है? ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी, हम जब कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे ब्रेन में भी जब ये लैब में जब चीज़ें जब प्रूव होने लगी, ठीक है, हमारे जो वैदिक नॉलेज को जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने आत्मसात किया, आत्मसात करने के बाद जब उन्होंने जो है लैब में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, जो दलाई लामा के शिष्य थे, या महर्षि महेश योगी गए, या स्वामी रामा गए, या ओशो भी गए, तो इन सब ने वहाँ पे जो जाके अमेरिकन डॉक्टर्स के सामने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो अपने आप को जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, उसमें उसमें भी ये देखा कि कैसे हम सांसों से हम अपने हृदय की गति को कंट्रोल करते हैं, हम हार्ट रेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ब्रीदिंग से, राइट? हम कैसे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रीदिंग से, ठीक है? हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं ब्रीदिंग से। तो पतंजलि के जो सूत्र हैं उसमें भी जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है कि योग के माध्यम से कैसे हम अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक सकते कंट्रोल हैं। कर। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः कहते ही हैं वो। और आज ये कहना भी जो है यहाँ पे इस अवसर पे बहुत ही वाजिब होगा कि इस आधुनिक जीवन शैली में, है ना? अगर मैं मेरी 35 ईयर्स की मेरी जो मेडिकल जर्नी है, इसमें भी मैं देखूँ तो पिछले 20 सालों से लगभग मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जिस तरीके से बीमारियों का जो एक रूपांतरण चेंज हुआ है, जो प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़, हुँ, हुँ। ठीक है? संक्रमणशील बीमारियों से अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ आ गए, है ना? कम्युनिकेबल डिजीज़, और इनको एनसीडी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इनको लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स कहा जाने लगा है, या फिर तनावजन्य रोग, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जब बात मेरी जब हमने शुरुआत की थी कि वेलनेस की बात की थी, या हमने निरोगी होने की बात की थी, हमने जब आरोग्य की बात मैंने बोली, तो आरोग्य को समझने के लिए रोग, आरोग्य का उल्टा तो रोग हुआ। हुँ। तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि रोग के 2 मुख्य कारण मुझे समझ में आते हैं। एक बाह्य कारण है, एक अंत। अंतः कारण है, ठीक है? इन दोनों को जो है हमको समझना पड़ेगा। तो बाह्य कारण तो हैं, उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भई हमारा आपने खान-पान है, खान-पान का हो गया, हमारा हमारा उठना-बैठना, एक्सरसाइज़ बाहरी कारण है। अंतः कारण जो है वो केवल और केवल स्टेट ऑफ माइंड है। आपकी मानसिकता, आपकी इमोशंस और मनः फीलिंग। स्थिति, आपके स्ट्रेस लेवल, आपका तनाव, ठीक है? इन सब चीज़ों को जब बात करते हैं, तो वेल-बीइंग का मतलब ये है कि अगर प्रेज़ेंट मोमेंट पे हम रहना सीख जाएँ, तो ऑटोमैटिकली ये सारी की सारी चीज़ें, आपके तनाव हरने लगते हैं, ठीक है? अगर मैं इस क्षण को ही फ़ोकस करता हूँ, मेरी पूरी ऊर्जा जो है अगर इस क्षण को बेहतर बनाने में लगी हुई है, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत क्षण बनाना चाहता हूँ इस लम्हे को, मैं सारा प्रयास करूँगा इसमें। मैं अपनी सारी स्किल डाल दूँगा इस लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर मैं दुकानदार हूँ मैं, एक ग्राहक खड़ा है मेरे सामने, तो उस क्षण वही ग्राहक मेरे लिए भगवान तुल्य है। अगर मैं डॉक्टर हूँ मैं, ठीक है? उस क्षण अगर जो भी रुग्ण व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, वो एक ईश्वर स्वरूप खड़ा है। मैं उसकी सेवा में मैं कैसे अपने आप को झोंक दूँ? मैं दुकानदार हूँ मैं कैसे उस
लम्हे को मैं कैसे भुना सकता हूँ तो अपनी उस पूरी एनर्जी को उस पल उस में क्षण लगाएँ पे। हम। तो उस क्षण के लिए जो है हमें सांसों का सहारा लेना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी, तो हम सांसों को साधते हैं। सांसों को साधना जो है योग का एक बहुत बड़ा एक क्रिया है। ठीक है, हम जब योगिक क्रियाएं करते हैं बेसिकली, और मतलब योग को समझने के लिए मोटे मोटे तौर पे आसन ही योग नहीं होते, है ना। योग एक जीवन पद्धति है जीने की। ठीक है, और हमारे भारत में तो जो है वो तो एक हर घर में जो है ये चीज़ सिखाई जाती है। जब हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, क्योंकि मैं अक्सर यूथ से बात करता हूँ, सर मेडिटेशन मेडिटेशन ध्यान, सर ध्यान होता कैसे है। और चाहे अनचाहे जो है पूरे, मतलब आप चीज़ों को देखें तो इस ध्यान के बहुत से इंस्टीट्यूट खड़े हो गए हैं। कन्फ्यूजन ये हो गया कि एक कल्ट अपना अलग ध्यान चला रहा है, एक कल्ट, तो जो बेचारे बच्चे जो हैं, यूथ पॉपुलेशन जो है कहीं कन्फ्यूज़ हो गई है। कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, कोई बाबा अलग तरीके से ध्यान करा रहे हैं, कोई बाबा अलग ध्यान से बेच रहे हैं, कोई ये सब चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारे घरों में, हमारे भारतीय घरों में माँ जो है, वो पहला जो शब्द निकालती है, जब बच्चा घुटने-घुटने चलता है, उसके बाद थोड़ा खड़ा होके चलने की कोशिश करता है, गिरता है, तो माँ का पहले शब्द ही निकलता है, "अरे बेटा, बेटा ध्यान से बेटा, ध्यान से।" जब पति घर से बाहर जाता है, तो पत्नी उसको बोलती है, "भई ध्यान से जाना।" बच्चा खेलने जा रहा है साइकिल से, माँ बोलती है, "बेटा ध्यान से जाना।" तो ध्यान तो हमारे घरों में सिखाया जाता है, हमारे डीएनए में है ध्यान। तो ये ध्यान है क्या? अब उस कन्फ्यूज़न को अगर कम करके एक लाइन में अगर समझाना चाहे कि ये फाउंडेशन है। आप एक बात बताओ, अनुभव में से बात कर रहे हो? इस वक़्त आपके दिमाग में इस पॉडकास्ट के अलावा कुछ और विषय है क्या? एक चीज़ है, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा? ठीक है ना? इसका मतलब है कि ध्यान में, ठीक है, थोड़ा-सा एक डिवाइड हो गया ध्यान, है ना? अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका बच्चा बिल्कुल बढ़िया है, तो उधर से ध्यान हट जाएगा आपका, हाँ, ऑब्वियसली हट जाएगा, है ना? तो पूरा ध्यान आपके इस तरफ आ जाएगा। बस यही ध्यान है कि जिस क्षण में हम जो क्रिया कर रहे हैं, तन से, मन से, ये उसमें पूरी 100% ईमानदारी हो। स्टेइंग इन द प्रेज़ेंट बस, बस। इज़ दिस मेडिटेशन इज़ और वो मेडिटेशन। हम कर सकते हैं ब्रेथ के थ्रू, बिल्कुल। उसके लिए साँसों के लिए, अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ। यस, यस। ठीक है? और वो इसलिए भी जो है क्योंकि मेडिकली भी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हमारे ब्रेन में जो हमारा ब्रीथिंग सेंटर है और हमारा जो थिंकिंग सेंटर है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, एमिगडाला, जहाँ से थॉट्स, इमोशंस जनरेट होते हैं, ये दोनों जो हैं आस-पास होते हैं। अच्छा, आस-पास होते हैं। मेडिकली भी जो है, जब फंक्शनल एमआरआई में जब हम देखते हैं, यह जो जो लोग ध्यान करते हैं ब्रीथिंग के माध्यम से, तो कैसे हमारे लिम्बिक सिस्टम की एक्टिविटी कैसे शांत होती जाती है। तो साँसों के माध्यम से हम मन को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं। सेम टाइम पे हमारी हार्ट रेट भी कम होती है। यहाँ एक छोटा-सा मैं किस्सा ज़रूर बताना चाहूँगा। डॉक्टर, यूएस में हार्वर्ड के डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर हेंसन हर्बर्ट, कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं। तो चूँकि वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो हार्ट अटैक में एक बहुत बड़ा कारण होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। तो हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होगा, उसको अटैक आने की संभावना बढ़ती है। इसलिए जो है ब्लड प्रेशर के लिए दवाई दी जाती है ना? बीपी को रोकने की दवाई दी जाती है। तो उस वक़्त की बात है जब महर्षि महेश योगी अमेरिका में थे, और ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पे बहुत ज़ोर देते थे वो। और बीटल्स ग्रुप जो है म्यूज़िक का हुँ, बड़ा सोना हुँ, बहुत फ़ेमस ग्रुप था, वो उनके फॉलोअर्स थे। ओके, तो वहाँ पे जाके एक भारतीय का जाना, बाबा महर्षि महेश योगी और बीटल्स को उनको फ़ॉलो करना, तो और जब ये बातें हुई कि कैसे इस ट्रांसडेंटल मेडिटेशन से जो है हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये तो हमारा पूरा वैदिक नॉलेज है, ठीक है, जो हमारी ही पूँजी थी। तो वो जब उन डॉक्टर साहब को पता चला, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो दवाई से बीपी कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये जो है ये तो ब्रीदिंग के माध्यम से और पता नहीं क्या करते हैं उससे ये। तो वो जो है वो इनके उस ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग लेते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है। तो जो महर्षि महेश योगी की जो साधनाएँ थी, वो उनको सीखते हैं, सीखने के बाद जो है वो सारी की सारी चीज़ें अपने लैब में आके एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एविडेंस बेस्ड, है ना? हम लोग सबकी तार्किक बुद्धि होती है, हमें सबूत चाहिए होते हैं, तब तक हम मानते नहीं, हुँ, है ना? चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं ना, वो दिखना चाहिए हमें।
तो वो जब देखते हैं कि यस इन सब चीज़ों से तो फायदा हो रहा है, सिंपल ब्रीदिंग जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में से वेगल ब्रीदिंग कहने लगे हैं, वेगल ब्रीदिंग, वेगस नर्व वेगस बहुत। नर्व, वेगस नर्व, हाँ, क्योंकि वेगस नर्व जो है हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है, सबसे लंबी और पैरासिम्पैथेटिक ओके। है ना? इस पे भी मैं आऊँगा बीच में। तो हम साँसों के माध्यम से हम अपनी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, राइट? और जो स्ट्रेस जो है, जो हमको किल करता है, वो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी है। तो हमारे शरीर में जो जो फ्लाइट एंड ऑट फाइट मोड कहते फाइट हैं। एग्ज़ैक्टली। तो जो एक तो हमारा ब्रेन है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और इसका दूसरा जो अंग है उसे हम एएनएस कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम शरीर का वो इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो हमारे शरीर को चलाता है। हम तो दुनिया को चलाते हैं, है ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हाथ पैर इशारों से बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है, ब्रेन का काम है। बट सेम टाइम पे मेरे बीपी मेंटेन है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, मेरी ब्रीदिंग आ जा रही है, मेरा डाइजेशन चल रहा है। इसे कौन चलाता है? इसे एएनएस चलाता है, ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में फिर दो हिस्से होते हैं, एक सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमको एग्रेशन देता है। सिम्पैथेटिक सिस्टम कोई चैलेंज आ गया, कोई चेतावनी आ गई, उससे हमको रूबरू होने के लिए तैयार करता है, जिसको हम फाइट और फ्लाइट मोड। मोड कहते हैं। कि अगर कोई दुश्मन सामने आ गया या मेरी जान पे बनाई, तो मैं तो या तो भगूंगा, और लगता है कि अब तो भगना नहीं है तो फिर लड़ना ही है सामने। तो ये इसकी तैयारी करता है। लेकिन हम जिंदगी भर तो लड़ नहीं सकते, है ना? एक लम्हा आता है खतरे का, हमने उससे निपट लिया, उसके बाद हमको कूल डाउन होना है। तो कूल डाउन होने की जो प्रक्रिया है वो पैरासिम्पैथेटिक कहलाती है, ठीक है ना? दूसरे शब्दों में जो स्ट्रेस जो है वो इन्फ्लामेटरी है, वो इन्फ्लामेशन पैदा करता है, ठीक है? और इन्फ्लामेशन का उल्टा है एंटी इन्फ्लामेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है, जो हीलिंग करती है, जो रिपेयर करती है, राइट? तो वेगल ब्रीदिंग जो उन्होंने नाम दिया, या प्राणायाम जो है, या हम जब अपनी ब्रीदिंग को हम अपने रेचक पूरक, इसको जब हम प्राणायाम के साथ साधते हैं, है ना? तो ये टोटल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है। तो वेलनेस की बात जब अनुज जी चल रही थी, तो मैं यहाँ पे एक और शब्द जोड़ना चाहूँगा वेलनेस के साथ में, रिवर्सल का। ये रिवर्सल शब्द बहुत पुराना नहीं है, है ना? इस मेडिकल साइंस में ये तथ्य कि क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है, क्या बीपी ठीक हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दवाइयों की आवश्यकता ना हो, क्या ऐसा हो सकता है कि बीपी में हम बीपी की दवाइयाँ लेना बंद करें? तो मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अब, है ना, ये विधा भी डेवलप हो गई है एविडेंस के साथ, है ना? वेस्टर्न कंट्रीज में, खास करके अमेरिका में, डॉक्टर डीन ऑर्निश उनका नाम है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, पेशे से वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में आके, भारत में आके अच्छा लंबा समय बिता के, यहाँ पे उन्होंने अथर्ववेद का अध्ययन किया, यहाँ पे उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया, यहाँ के जो संत थे उनके साथ उनका सानिध्य रहा, यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने के बाद में उन्होंने इस चीज़ को सालों साल इस पे प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद में जब वो खरे उतरे, तो उन्होंने फिर अपने उस पूरी बिरादरी में इस चीज़ को उन्होंने सामने रखा, एविडेंस बेस्ड, हजार नहीं लाखों में बहुत लंबे समय उन्होंने केस स्टडीज की, और वहाँ के बाद फिर उन्होंने जो एक नई इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के नाम से लाइफस्टाइल मेडिसिन शुरू की। मतलब ये है कि आपकी लाइफस्टाइल के कारण में, आपकी आधुनिक जीवन शैली के कारण में अगर कोई रोग पैदा हो रहा है, राइट, तो उसका इलाज जो है गोली से थोड़ा होगा। भाई मेरे घर की कलह से, मेरे ऑफिस की कलह से, मेरी आदतों से मुझे ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुई, उसका इलाज कौन करेगा? उन्हीं अरे मैं चीजों को ये सॉल्व सब करके। सुधार लूं, मैं सुधर जाऊं, हम्म। है ना? और उसका इलाज मैं गोली खा के करूं, मैं ये नहीं सुधारूं, है ना? मैं घर के क्लेश, घर के पंगे करता रहूं बैठ हम के, रूट्स छोड़ के, ठीक है? रूट कॉज हाँ, तो छोड़ क्या के कर क्या रहे सिम्टम्स हैं हम लोग? ठीक करने की कोशिश कर क्या करें। रहे हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि हम लोग बिगड़े हुए हैं। हम लोग मनुष्य तो हो गए, लेकिन हम पशुओं से भी बदतर हैं। हमारा व्यवहार, पेपर पढ़ो आए दिन आपको कैसे कैसे कृत्य दिखते हैं, दुख होता है ना? तो
इस सभ्यता के विकास में जहाँ मनुष्य चाँद पे पहुँच गया, मंगल ग्रह पे पहुँच गया, लेकिन शायद कहीं न कहीं कुछ खोट रह गया कि इसी सभ्यता ने जो है वो अनाथालय बना दिए, इसी सभ्यता ने पागलखाने बना दिए, इसी सभ्यता ने वृद्धाश्रम बना दिए। वृद्धाश्रम बना दिए, इसी सभ्यता ने पुलिस थाने बना दिए, जेलें बना दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था बेसिकली, है ना? तो हम जब बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ में ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं कि हम भी हेल्दी रहें और हम एक हेल्दी समाज की परिकल्पना तो करें। तो हम खुद पर भी ध्यान दें और हमारी आसपास की कम्युनिटी पर भी ध्यान हाँ, दें। हम खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। तो योग जो है, अध्यात्म जो है, वो हमें योगी नहीं बनाता, वो हमें वैराग्य की ओर नहीं लेके जाता, हमें भगवे कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं करता, हमको कोई खास धर्म फ़ॉलो करने के लिए मजबूर नहीं करता, हमको केवल अच्छा इंसान बनाने के लिए सिखाता है। अपने अंदर झाँकने का और वो जो अवेयरनेस हमें जो चाहिए, वो हमें क्या देता है। आपने शब्द बोला, अंदर झाँकने का, अंदर झाँकने का, बस यही चीज़ चाहिए। आप आँखें बंद करो, साँस लो, बस सब कुछ इसी में सीमित है। आंखें बंद होने से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। ये भौतिक मायावी जो संसार है, इससे आप इमीडिएटली 180 कट हो डिग्री मोड़ जाते हैं। लेते हो, ठीक है? और सांसों के माध्यम से जो है आप अपने मन पे कंट्रोल करते हो। जब आपने अपने मन पे अगर नियंत्रण कर लिया, तो उस पे नियंत्रण कर लिया। वो तो हमारे हाथ में है, सर क्योंकि मुझे हाँ, सर मुझे इसके साथ ही एक चीज़ पूछनी है, क्योंकि हमने अब जब बात करी है साँसों की, आजकल हम देखते हैं, क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, लोगों की साँसें बहुत ही शैलो हो गई हैं। और अ, जैसा हमने सुना है कि ये सब ट्रॉमा की वज़ह से होता है बहुत लोगों में, स्ट्रेस की वज़ह से होता है। लोग सिर्फ़ यहाँ तक ही साँस ले रहे होते हैं, छाती पर ही साँस ले रहे होते हैं, पूरा लंग कैपेसिटी नहीं यूज़ कर रहे। यस। तो इस पे थोड़ा और विस्तार से बताएँगे कि ट्रॉमा क्या होता है और हमारी साँसों को कैसे अफ़ेक्ट करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है अनुज जी आपका। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक एवरेज मनुष्य जो है वो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 सांसें लेता है ना? इसको दूसरे अगर शब्दों में कहें तो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, वो 3 लीटर की कैपेसिटी है। 3000 सीसी हमारे फेफड़ों में हवा हवा। आनी चाहिए। लेकिन एक शब्द है मेडिकल साइंस में जिसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए कितनी हवा की आवश्यकता है, मैं उतनी लेता हूँ। तो ऑटोमेटिक मोड पे जो है साँसें चलती रहती हैं, क्योंकि सृष्टि ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में जो क्रियाएँ प्रदान की हैं, उसमें कुछ वॉलंटरी हैं, कुछ इनवॉलंटरी हैं। हुँ, इनवॉलंटरी का अर्थ ये है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, है ना? हृदय की धड़कन आपके हाथ में नहीं है, हुँ, आपका बॉडी का टेम्परेचर आपके हाथ में नहीं है, इनवॉलंटरी है। आपके डाइजेशन हो रहा है, पाचन क्रिया आपके हाथ में नहीं है, आपके एंडोक्राइनल ग्लैंड्स आपके हाथ में नहीं है, राइट? ऐसे ही साँसें क्या आपके हाथ में हैं? आप सुबह से साँस ले रही हैं, क्या आपने कोई जानबूझ के साँस ली क्या? नहीं। नहीं ली। सुबह से याद ही नहीं होगा हमको, है ना? जब हम जानबूझ के साँस लेने लगते हैं, अर्थात व्हेन आई एम ब्रीथिंग विद माइंडफुलनेस, कॉन्शियसली। कॉन्शियस ब्रीथिंग, तो कॉन्शियस ब्रीथिंग इज़ प्राणायाम, हुँ, कॉन्शियस ब्रीथिंग इज़ प्राणायाम। जब मैं पूरी चेतना के साथ में अपनी साँसों को लेने लगता हूँ, तब मेरे हाथ में होता है कि मैं पूरक को कितना लंबा करूँ, मैं रेचक को कितना लंबा करूँ, मैं कुंभक कितनी देर का रखूँ, चाहे कपालभाति करनी है, चाहे भस्त्रिका करनी है, चाहे मुझे भ्रामरी करना है, चाहे मुझे अनुलोम-विलोम करना है, ठीक है? ये सारी के सारा जब वॉलंटरी हो गया, राइट? तो जैसे आपने बोला शैलो साँस, तो ये तो ऐसा खजाना है कि सामने सोने की अशरफियाँ पड़ी हुई हैं और हम जो है कुछ चंद तांबे के सिक्के उठा रहे हैं, राइट? मनुष्य ऐसा करता है अपनी साँसों के साथ में। तो शैलो ब्रीथिंग का मतलब ये है कि वी आर आई एम नॉट अवेयर ऑफ माय दिस ट्रेजर, मेरे हाथ में है, ये खजाना मेरे हाथ में है ना। तो जब हम अपसेट होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरा अगर लिम्बिक सिस्टम अपसेट है, इमोशनली अपसेट हूँ मैं, तो बगल का रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्साइट हो गया, मेरी ब्रीदिंग शैलो हो गई, है ना। मैं अपनी परिस्थितियों को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी सांसों को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं ब्रीदिंग के माध्यम से अपने विचारों पे नियंत्रण पा सकता हूँ, और मैं अपने विचारों पे जब नियंत्रण पा सकता हूँ, तो मैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ भी आ सकता हूँ। मैं पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ भी आ सकता हूँ। और जब मैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ सोचता हूँ मैं, तो मैं अच्छी चीज़ सोचूँगा। जब मैं अच्छी चीज़ सोचूँगा, तो मैं अच्छी चीज़ करूँगा। जब मेरे विचार अच्छे होंगे, तो मेरे कर्म अच्छे होंगे। मेरे जब कर्म अच्छे होंगे, तो परिणाम भी अच्छे होंगे।
इसीलिए बोला जाता है कि वेद इज ए विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। अरे चाहो तो सही, और अच्छा चाहो तो राह तो अपने आप बनती है। तो ये जो आजकल जो ये क्राइसिस हो गया है कि लोगों को रियलाइज़ भी नहीं हो रहा, मतलब अगर मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँ, मैं इससे पहले देश से बाहर थी, मैं फ़िलीपींस में थी। जब मैंने लोगों को कहा कि साँस लेते वक़्त आपका पेट बाहर आना चाहिए और साँस छोड़ते वक़्त अंदर जाना चाहिए, तो उन्हें ये एक सरप्राइज़िंग फैक्ट लग रहा था। ये एग्ज़ैक्टली बिल्कुल मेरे सही है। पास बूढ़ी-बूढ़ी औरतें जो आ रही थी, वो मुझसे कहती कि हम 60 साल की उम्र में साँस लेना सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत कहाँ जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल इतने सारे लोग बाय डिफ़ॉल्ट शैलो ब्रीदर्स हो गए हैं? अनुज जी, यहाँ पे मुझे ये कहना पड़ेगा कि देखिए हमारा जो भारत है ना? इसके इतिहास में जाने की बात अगर मैं करूँ तो 10,000 वर्ष से भी ज़्यादा समय पहले वेदों की रचना हुई। वेद क्या है? तो साक्षात ब्रह्मवाणी है हुँ, ना? आप आँखें बंद करके कल्पना करो आप जाने की 10,000 वर्ष पहले का भारत होगा कैसा? है ना? जो वेद लिखे गए हैं, आज पूरी साइंस जो है उस वेदों से निकल के आई है। ठीक है? चाहे साम हो, चाहे अर्थ हो, चाहे यजुर्वेद हो, ठीक है? सारे के सारे वेद, उपनिषद, ठीक है? ये हमारा जो नॉलेज बैंक था, ठीक है? ये कमाल का बैंक था। बीच का कालखंड जो है 600 साल का, कुछ आक्रांता आए, ठीक है? कुछ अंग्रेज़ों ने लूटा, ठीक है? हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, कितने सालों साल, महीनों जली वो। जो वो चीज़ें ले गए यहाँ से, तो बीच का कालखंड था जो हम अपनी रूट से डिरूट हो गए, ठीक है? नहीं तो भारत जो है वो तो एक आध्यात्मिक देश रहा ही है। हम पूर्ण रूप से संपन्न थे, हर तरह से। ठीक है, वैदिक ज्ञान से, आत्मिक ज्ञान से, यहाँ कोई बेरोजगार, कोई भूखा नहीं था, सोने की चिड़िया थे तो थे। हम सब जानते हैं कि सन 1500 में भारत का जीडीपी 34% था। 34% भारत का जीडीपी। उस वक्त अमेरिका, यूरोप का जीडीपी सिंगल डिजिट में था। तो वो चीज़ें, मतलब जो है, अपने इतिहास को देखने की बात करें, और हम अगर अपने बच्चों से भी बोलें कि एक बार कोशिश करके देखो कि हम कहाँ से थे, हम किन की संतान हैं, और वहाँ जब बात करते हैं तो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त का जो फंडा है वो क्या है? हम सब सर्केडियन जानते रिदम हैं, फॉलो करना। मेडिकल साइंस में सर्केडियन रिदम की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, क्या हम अपना जीवन, हमारी ऋतुचर्या, हमारी दिनचर्या, हम इस प्रकृति के साइकिल के साथ जोड़ते हैं? कतई नहीं जोड़ते। आजकल के बच्चों को देखो, 11 बजे से पहले उठते नहीं है। कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है। रात में सोने का समय देख लो उनका। ठीक है, बैठ के जो है अपने मोबाइल के सामने बैठना है, अपने आईपैड के सामने, अपने लैपटॉप के सामने बैठ के ज़बरदस्ती उँगलियाँ घिसनी है व्हाट्सएप पे। ठीक है, सोने के पहले क्या पिक्चर देख रहे हो आप, क्या विचारों के साथ सो रहे हो आप? मेडिकली प्रूव चीज़ें हैं ये। मेडिकल साइंस में जब जैसे ईसीजी होता है ना? जैसे ईसीजी में हमें पता है कि हम अपने हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम ग्राफ में उतारते हैं, तो उसे ईसीजी बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऐसे ही हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को ईईजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, जब इस पे भी जब इन्होंने खोजा, जो सीकर थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिन्होंने वैदिक नॉलेज को आधार माना, और इस कन्विक्शन के साथ कि जो लिखा है वो सत्य लिखा है, और उसके आधार पे जब उन्होंने जो है खोज करनी शुरू की, और उस पे उन्होंने देखा है कि जब जो है वो जो लोग ध्यान करते थे, उन पे उन्होंने जो है इलेक्ट्रोड्स लगा के उनके ईईजी को रिकॉर्ड किया, ठीक है? उसके बाद उन्होंने पाया कि जैसे हमारे ईसीजी में पीक्यूआरएस वेव आती है, वैसे ही उन्होंने जो है ईईजी में ब्रेन वेव्स को उन्होंने कुछ नाम दिए, बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव, डेल्टा और गामा, है ना? तो बीटा वेव क्या है? बीटा वेव वो है जब मैं पूरी तरह से अलर्ट हूँ, ठीक है? पूरी तरह से ब्रेन मेरा बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है, ठीक है? तब बीटा वेव है। फिर बीटा वेव में भी ना 3 तरीके के, एक बाबार्डिया, एक लो, एक मीडियम और एक हाई। जब मेरा वाइवा चल रहा है, जब मैं एक इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूँ, जब मेरे प्रति कोई बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, मैं बहुत ही एंग्जाइटी में हूँ, मैं बहुत बड़े स्ट्रेस में हूँ, उस वक़्त जो है ब्रेन से निकलने वाली वेव जो है वो हाई बीटा वेव है। इसके बाद मैं जब दोस्तों के साथ बैठा हूँ, शाम को है, हम लोग गाने सुन रहे हैं, कुछ भी मस्ती चल रही है, दैट इज़ अल्फा वेव, ठीक है? मैं जब ध्यान में हूँ मैं, ठीक है, मेडिटेशन में हूँ मैं, तब थीटा वेव एक्टिविटी है। जब मैं डीप स्लीप में हूँ मैं, तो दैट इज़ डेल्टा, और जब मैं ब्लिस में हूँ, समाधि में, तो दैट इज़ गामा। तो हम गामा की बात नहीं करते, हम तो अपनी
दिनचर्या की बात करते हैं, तो मेडिकल साइंस ने ये देखा कि जब आप डेल्टा वेव में होते हो तभी आपके शरीर में ग्रोथ होता है, आपके सेल्स का ग्रोथ, आपके सेल्स का रिपेयर, है ना। इसीलिए जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो 20-20 घंटे सोते हैं। क्यों सोते हैं 20 घंटे? क्योंकि वो सोएंगे नहीं तो उनकी बॉडी का ग्रोथ ही नहीं होगा। ओके। तो स्लीप इज इनडायरेक्टली ए मेडिटेशन, इट्स ए ब्लिस, मेडिटेशन से भी ऊपर है। तो निद्रा जो है वो समाधि है, ठीक है। निद्रा में और समाधि में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो जब हम बोलते हैं कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार का मतलब ये है कि हम इंद्रियों को कछुए कंट्रोल जैसे कर। अंदर ले रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो नींद में क्या करते हैं? आँख खोल के तो कोई सोता नहीं, नगाड़े बज रहे हो तो कोई सोएगा नहीं, मुंह में भी पान दबा के सोएगा नहीं, कमरे में गंदी स्मेल हो कोई सोएगा नहीं, आपका बिछौना जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो पांचों इंद्रियों में ताले डलते हैं तभी तो नींद आती है। यही तो ध्यान में होता है, यही तो समाधि में होता है, राइट। तो जब ये देखा गया कि डेल्टा वेव में ही बॉडी का रिपेयर हो रहा है क्योंकि बच्चे का ग्रोथ होना है, राइट? तो हम जो है दिन भर जो काम करते हैं, इसलिए हेल्दी स्लीप इज मस्ट। हेल्दी स्लीप इज अ बिग एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, है ना। जब आदमी सोते नहीं है बीमार होते हैं, मानसिक रूप से फिर शारीरिक रूप से, ठीक है। तो स्लीप इज मस्ट, ठीक है। और जितने भी स्ट्रेस हैं, जितने भी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है, वो सारी की सारी में ब्रेन आपका बीटा वेव में ज़्यादा रहता है। तो आप जितना स्ट्रेस में रहोगे, ये मेडिकली प्रूव हो गया है कि बीटा इज सिंपैथेटिक। तो हम जब ध्यान साधना करते हैं, हम जब मेडिटेशन करते हैं, इसका तो साइंटिफिक मेथड है। आज के युवा पीढ़ी जो है ना। अब मेडिकल साइंस ने ये भी देखा, उसे इंटरमिटेंट मेडिसिन कहते हैं, कि अगर किसी को 55 साल में हार्ट अटैक हुआ, किसी को 55 साल में कैंसर हुआ है, किसी को 55 साल में जाके ब्रेन हिमरेज हुआ है, लकवा आ गया, तो उसका कारण वो 55 साल नहीं है। उसका कारण जो है डिकेड्स पहले, वो जब 20 साल का था, जब 25 का था, जब 30 का था, जब 35 का था, जब 40 का था, तब उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है इट इज इन डिकेड्स। जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कोविड है, कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन था। ये वायरस ने शरीर में प्रवेश किया और हमको बुखार आया, पहला लक्षण। इसके बीच का जो पीरियड है इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, राइट। तो वैसे ही जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जी, इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है दैट्स इन डिकेड्स। तो वेलनेस का यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वेलनेस का मतलब ये नहीं है कि 50 साल का आदमी जब हो गया मैं तब वेलनेस में जाऊंगा, अब मैं जब 45-50 साल का हो जाऊंगा तब मैं योग करूंगा, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं वॉक करने जाऊंगा, अभी तो मैं ऐश कर लूँ। ऐसा नहीं है। आपने अगर आज ऐश की है 20-25-30-40 साल में, अगर आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे हो, तो 50-55 साल में आप अस्पताल के चक्कर काटोगे। आपको हार्ट अटैक भी होगा, आपको डायबिटीज भी होगी, आपको थायराइड भी होगा, आपको दुनिया भर की बीमारियां होने वाली है। तो कैन वी पुट इट दिस वे कि आप जो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जो कुछ भी भोग रहे हैं, अगर वो चीज़ गलत है तो वो एक तरीके से स्टोर होती चली जा रही है और फिर वो बाद में कोई रूप लेकर जब एग्जैक्टली बीमारी का रूप एग्जैक्टली, क्या लेती बात की आपने। इसे टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं। टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं इसे। कैसे कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग? कि जो आइसबर्ग होता है उसका 9 हिस्सा जो है वो पानी के नीचे है होता नीचे है, होता है। केवल एक 1/10 हिस्सा जो है वो ऊपर आता है। तो आपके शरीर में अगर बीमारियां जगह घर कर चुकी हैं लेकिन लक्षण नहीं है आपके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। आप फिजिकली कोई सिम्टम्स नहीं है करके तो आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शरीर में तो है बीमारी बट सिम्टोमेटिक नहीं हुई, लाक्षणिक नहीं हुई, ठीक है। लेकिन है, वो होंगी। अभी 30-35 साल में ढेर सारी बीमारियां चल रही हैं, तो वो सब अक्यूमुलेट होता जा एक्यूमुलेट हो रहा रही है हैं, वो धीरे और धीरे ऊपर आ रही है। मैनिफेस्टेशन फिर यस, बाद में दिखेगा। आपकी गलत लाइफस्टाइल के कारण, आपके गलत खान पान के कारण, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, आपका मतलब कोई कोई मेंटल कंट्रोल ठीक नहीं है, ठीक है। जल्दी गुस्सा होना, जल्दी चिढ़ जाना, जल्दी डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। इवन परफेक्शन। मैं तो यहाँ भी कहूँगा कि जो लोग बहुत ही नीट एंड क्लीन रहना चाहते हैं, थोड़ी गंदगी हुई, ठीक है, बस वहाँ घबरा गए, ये भी साफ ओसीडी चाहिए। कहते हैं ओसीडी शायद कहते हैं इसको। जैसे, ठीक है, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ा मानसिक रोग है। मैं ये नहीं बोलता कि जिंदगी मस्त होगी जियो, ऐसा नहीं, बट बैलेंस, जो ठीक है। इक्विलिब्रियम जो मेंटेन इक्विलिब्रियम जो करके है, रखना है, जो बैलेंस हमें वाला। गीता में भी कहा गीता गया में है। भी कहा है, बिल्कुल, कृष्ण जी भी कहते हैं। उनका तो योग का मतलब ही है कि समभाव में रहना ही योग है उनके हिसाब से। बट मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो यूथ हैं,
केवल और केवल जीवन में एक सूत्र यदि जीवन में ढाल लेते हैं कि उगते सूरज को देखना है, केवल और केवल सनराइज के दर्शन करने हैं, उगते सूरज को देखना है, ठीक है। यही अपने आप में एक इतनी बड़ी एक्टिविटी है, इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन है जीवन में अपने आप में, कि बहुत सी चीज़ें जो हैं उनकी नेगेटिव चीज़ें उनके जीवन में कम होनी हो जाएंगी। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कुछ ऊर्जा है बेसिकली, है ना। यहाँ पे मैं क्वांटम फिजिक्स का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। आइंस्टीन वैसे ही बोल के गए हैं कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब जो एनर्जी है वो एनर्जी मास टू में कन्वर्ट मास। होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो तो ये कहते हैं कि सारा संसार जो है एक इल्यूशन है, ये है ही नहीं कुछ, ये केवल और केवल ऊर्जा का एक बहुत बड़ा एक भंडार है, मैनिफेस्टेशन ठीक है। है। जो मैनिफेस्टेड होता है तो हमको टेंजिबल फॉर्म में दिखता है, मैटर बन जाता है, और इमीडिएटली इसका कन्वर्शन हमारी इंद्रियां जो हैं वो उसको नहीं पकड़ पाती, ठीक है। जैसे पुराने समय में हम जब फिल्म देखते थे तो पर्दे पे फिल्म हमको चलती हुई प्रतीत होती है, बट पीछे प्रोजेक्टर में तो फिल्म है, वो 8 इमेजेस 1 सेकंड में निकल जाते हैं, तो हमारी जो रेटिना है वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो हमको लगता है कि ये तो, ठीक है, हम रोते भी हैं, हँसते भी हैं। तो आइंस्टीन का कहना ये था कि ये सारा संसार जो है तो इल्यूशन है, इसे कन्वर्शन होता रहता है, और ये सत्य है ना। इसको भी गीता भी यही बोलती है कि सारा का सारा जो है ब्रह्म तत्व है, सब ऊर्जा से निर्मित है, सब ऊर्जा से निर्मित है। आत्मा, परमात्मा, बेसिकली परमात्मा इज नथिंग बट इट्स ए बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका एक अंश जो है हमारे शरीर में जो है, जो हमको मिला हुआ क्रियाशीलता प्रदान करता है, दिस इज आवर आत्मा। इट जस्ट लाइक, जैसे फैन है ऊपर लगा हुआ, है ना। फैन तो निर्जीव है, ठीक है, लेकिन विद्युत ऊर्जा जो है वो बटन तक आई हुई है, वो तो ऊर्जा है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वो ऊर्जा का प्रवाह जो है उसकी मशीन में आता है, तो उसे क्रियाशीलता प्रदान करता है। तो बेसिकली हमारी जो एनर्जी है वो डॉर्मेंट स्टेट में है, फिर यस, उसको कौन सा स्टिमुलस मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंडिंग वो एग्जैक्टली, मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट होती है। ये कन्विक्शन के साथ सोचना पड़ेगा, ये कन्विक्शन। और ये इतनी बड़ी चीज है, जहां बोलते हैं ना, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो मैं चाहता हूँ वो होके रहेगा, ये सत्य है, 100% सत्य है, अंडरलाइन बोल्ड लेटर्स के साथ में, कि मैं जो चाहता हूँ अगर वो बुरा नहीं है, अगर उसमें सृष्टि का, समाज का बहुत बड़ा फायदा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मुझे माध्यम बना, मेरे लिए, मैं मांगू नहीं, मैं ईश्वर से केवल ये मांगू कि मुझे माध्यम बना, ठीक है, मुझे अपना इंसान आदमी बना, मैं तुम्हारे एजेंट के रूप में इसमें समाज में मदद कर सकूं। तो आप तो बाप रे बाप, आपको क्या मिल गया आप सोच नहीं सकते, ठीक है। पूरी द सीक्रेट की फिलॉसफी है, केवल यही है। मैनिफेस्टेशन की यस फिलॉसफी यस है, वो यस यही यस। है। तो डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि आपने मेडिकल साइंस, आप सर्जन हैं, आपने वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ा हुआ है, पर आपका रुझान और आपका ज्ञान जो है आयुर्वेद की तरफ इतना है, जैसे हम ऑल्टरनेट मेडिसिन कहते हैं। तो इस पे मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताइए, ये चेंज कैसे आया या ये हमेशा से था? अनुज जी, आपका सवाल जो है बहुत ही अ, मेरे व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ा हुआ है। एक तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि आपके जो व्यक्तित्व होता है बेसिकली, उसमें 3 चीज़ों का प्रभाव होता है। एक आपका एनवायरनमेंट, एक आपका एजुकेशन, और एक एक्सपीरियंस। 3 ई से आपके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है बेसिकली। एनवायरनमेंट का कहने का मतलब है कि आपका जो घर का पालन पोषण है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, आपका एनवायरनमेंट कैसा था, घर का वातावरण कैसा था। तो मेरे घर के वातावरण में मेरे माँ पिताजी दोनों धार्मिक थे। घर में माँ रामायण पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, और मैं तो बच्चा था उस वक्त। लेकिन माँ का जो मंत्र दिया हुआ, मेरा गुरु मंत्र मेरी माँ ने दिया है, जो मैं साधना करता हूँ मैं। तो और आश्चर्य होता है कि उसके बाद जब मेडिकल में पढ़ने के बाद जब मैंने इस विषय की तरफ मेरा झुकाव हुआ, तो मैं 6-7 क्लास में जो मेरी माँ बातें किया करती थी, वो आज वो सार्थक होती हैं, वो सिद्ध होती हैं। और दूसरा ये था कि हमारे घर में मैं जब होश संभाला तो घर में कल्याण, एक पत्रिका है कल्याण, गोरखपुर प्रेस से आती है। हम्म। तो वो हमारे 1952 से आती थी। मेरा जन्म तो 62 का है, वो कब से आती थी और आज भी आती है, आजीवन आती रहेगी। तो उसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं, वो माँ बात किया करती थी। फिर घर में जो घरेलू नुस्खे, जो बीमारी होती थी उस वक्त जो है, जो आपके घर के जो भी किचन में से चीज़ें हैं, चाहे दवाइयाँ। वो घर का काढ़ा हो, चाहे बाद में जो है कोविड के समय सब लोगों ने उसका अनुभव भी किया कि इन सब नेचुरल चीज़ों का क्या फ़र्क होता है।
तो वैदिक नॉलेज में, सनातन नॉलेज में जो है हमारे इस नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा जीवन के ऊपर प्रभाव है। और आयुर्वेद का मतलब केवल केवल नाड़ी ज्ञान और जड़ी बूटियां नहीं होता है अनु जी। आयुर्वेद का मतलब होता है जिसे नॉलेज ऑफ लाइफ। एलोपैथी का मतलब होता है इसे नॉलेज ऑफ डिजीज। इन दोनों का जो मूल अंतर है बेसिकली, आयुर्वेद हमें सिखाता है कि बीमार नहीं पड़ना है, पूरी कैसे लाइफ कैसे जी कैसे जाए। पूरी पूरी जीवन जो है निरोगी हम कैसे बने रहे। तो ये आयुर्वेद हमें सिखाता है। तो ये एक झुकाव तो था उस तरफ, है ना, इन सब चीज़ों पे विश्वास तो था ही। और दूसरा जो है, जब नर्मदापुरम में मैं, ये 1997 की बात है, हमारे एक मित्र जो हैं एक संत को लेके आए, उनके एक्सीडेंट हो गया था। वो छोटी मोपेड पे थे और ट्रक मार के चला गया। तो उनको जब लेके आए और उनको जीप में पीछे के हिस्से में गुरुजी थे, भगवा कपड़ा पहना हुआ, उनकी दाढ़ी और उनका। तो मैंने उनका जो टूटा हुआ पैर देखा, तो उस पैर को देख के मुझे लगा कि अब इस पैर का बचना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा जो पंजा होता है, उंगलियां, वो ऐसा उल्टा होके पड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब उनके टिबिया जो बोलते हैं, जो नी और एंकल के बीच की जो जो अपनी बोन है, इसे हड्डी है। टिबिया कहते हैं। तो टिबिया टूट गई होगी और टूट के उनका पैर जो है वो ट्विस्ट होके हील ऊपर और पंजे नीचे। ओके। तो वो ऐसा करके जैसे किसी ने कपड़ा निचोड़ देते ना, वैसा। तो अब ऐसे में जो है वो जो आर्टरी निकल रही है, वेन्स निकल रही होंगी, वो पूरी की पूरी कंटूर्स हो गई होंगी, उसमें थ्रोम्बस बन जाएगा, उसमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो अब वो ऐसा टूटा हुआ उनका पैर, बुरी तरह से हल्का सा खून भी रिस रहा था उसमें से, और उनके चेहरे पे जो है कहीं एक वेदना का भाव नहीं था, ऐसा समभाव, कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पे। तो मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने, गुरुजी दर्द? बोले नहीं। वो चुप रहे, बोले नहीं। मैंने धीरे से उनके पैर को बड़ी मुश्किल से सहारा देते हुए सीधा किया। 4 लोगों ने उनको उठाया, वैसे के वैसे ही एक्सरे के लिए लेके गए। अनुज जी, उनके टीबिया के 17 पीसेस थे। मतलब यू कैन काउंट 17 पीसेस ऑफ टीबिया। तो मैं उस वक्त नवदापुर में था। नवदापुर में उस वक्त मेरा जो ओटी था इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, तो मैं उनको भोपाल लेके आया। भोपाल में ला के मैंने उनको ऑपरेट किया। हम लोग रॉड डालते हैं, इंटरलॉक करते हैं, और रॉड डालने के बाद में जब मैं रात को देखने गया तो गुरुजी दर्द के मारे करा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। तो उत्सुकता वक्त मैंने उनसे पूछा गुरुजी से कि गुरुजी, जब आपका टूटा था और जब मैंने आपको जीप से उतारा था, तब तो आपके चेहरे पे, अच्छा, बोले आपने पहचान लिया था? तो मैंने बोला, पहचान लिया मतलब? मेरे लिए तो ये था कि उसका दर्द होना चाहिए था, लेकिन अभी तो गुरुजी ने एक शब्द कहा, बोले डॉक्टर साहब, उस वक्त मैंने अपने प्राण को अर्ध में स्थापित कर लिया था। ये उनके शब्द थे, है ना। ये बात है 28 साल पहले की बात है। तो मैंने बोला, गुरुजी ये प्राण अर्ध में स्थापित कर लिए क्या है? बोले बात करेंगे इस बारे में कभी। तो बाद में वो ठीक हुए, अस्पताल से डिस्चार्ज होके नवदापुर के पास नदी के इस तरफ बुदनी करके एक गांव कौन है। की रॉड डली थी? रॉड तो मैंने भोपाल में डाली, है ना। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वो बुदनी मंदिर में विश्राम कर रहे थे। मुझे 12 दिन बाद उन्हें टाँके काटने थे, और उनके इतने ज़्यादा फ्रैक्चर था, इतना ज़्यादा, मतलब उनके पीसेस थे कि इवन रॉड डालने के बाद भी देयर वाज अ मूवमेंट, पूरी तरह रिजिड फिक्सेशन नहीं था। तो मुझे फिर प्लास्टर भी लगाना था, कम से कम 2 महीने का मुझे प्लास्टर भी लगाना था। ये मेरा योजना थी मेरी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, ये आपका ये टाँके निकालने के बाद मैं प्लास्टर लगाऊंगा इसमें, ठीक है। तो जब 12 दिन पूरे हो गए तो बोले, डॉक्टर साहब, दादा गुरु ने कहा है, मतलब जिनका मैंने सर्जरी की उनको हम बजरंगी बाबा के नाम से जानते हैं। आज भी जो है वो रेहटी के पास में उनका आश्रम है। तो कि दादा गुरु ने कहा है कि इस पे वो कुछ एक लेप लगाना चाहते हैं। तो अब वो जैसा आपने बोला ना कि हम लोग तो अंग्रेज डॉक्टर हैं, ठीक है, तो इस लेप वेप पे तो मैंने बोला कि क्या लेप? बोले वो दादा गुरु ने बोला है कि इस पे कोई लेप लगाएंगे, तो आपको कोई अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो। बोला नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे तो टांके निकल गए, अब आप लगा लो। तो मैं जब भोपाल से नवदापुर जाया करता था तो मैं मंदिर में रुक जाता था उनको देखने के लिए।
तो मैंने कितने दिन लगना है, तो बोले सब 40 दिन का उन्होंने बोला लेप लगाना। तो मैं देखता था वो पूरा उसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही है, उसमें पत्तियों का लेप, पता नहीं क्या क्या उसके उनके पैर पे है, और गुरुजी अपने आराम फरमा रहे हैं तखत पे। 40 दिन पूरे हुए, तो 40 दिन और 10-12 दिन मेरे पहले के 50 दिन हुए होंगे हार्डली। तो बोले अब हो गया है, अब आप इसमें जो करना है कर लो। तो मैंने गुरुजी अब इसको साफ करके मेरे को प्लास्टर लगाना है, तो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ आपको। तो उनको हॉस्पिटल आए, उनका जो लेप लगा था उसको मैंने धोया वोया। तो आश्चर्य मुझे ये हुआ कि उनके धोने के बाद उनके स्किन जो है पैर की, तो उसमें रिंकल्स से आए हुए, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं थी। और ये स्टेज नॉर्मली हील्ड इंजरी में होती है, तो अच्छा। कम से कम जो है 10 से 12 हफ्ते के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डली उनके 50 दिन हार्डली हुए थे, और बोन के 16-17 पीसेस उनके, और उनके पैर को देख के, अच्छा हम लोग जब बोन जुड़ी है कि नहीं जुड़ी थोड़ा देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा बोन को एक टेंशन देते हैं। तो मैंने बात की करते हो, हम लोग पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, अगर पेन होगा तो पेशेंट थोड़ा एकदम से रिएक्ट करता है वैसा। गुरुजी तो जैसे नॉर्मल। तो मैंने गुरुजी दर्द नहीं हो रहा है? तो गुरुजी ने पैर उठाया और जमीन पे ठोका, बोले नहीं इसमें तो दर्द नहीं हो रहा। अरे मैंने नहीं, मेरी स्क्रू टूट जाएंगे, मेरी रॉड टूट जाएगी। अनुज जी मैंने एक्सरे किया, और मेरे लिए ये एक आश्चर्य था, मतलब मेडिकल साइंस कैन नॉट प्रूव दिस, कि मात्र 45 और 50 दिन में जो कैलस था, हम लोग कैलस बोलते हैं जो नई बोन फॉर्म होती है, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलस, ठीक है, जो मतलब ये आ ही नहीं सकता था मात्र 45-50 डेज में। 17 पीसेस हों जिसमें, एंड सॉलिड कैलस, रेडियोलॉजिकली ऐसा। मेरे तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज था कि ऐसे कैसे, ये कौन सी दवाई ले ली। तो अब उत्सुकता, मैंने पूछा उनसे कि गुरुजी ये लगाया क्या? तो बोले ये अस्थि संधारक लेप है, हमारे चरक में इसका वर्णन है कि हमारे जंगलों में ऐसी वनस्पति है आज भी, ठीक है। तो मैंने बोले ये तो संजीवनी जैसे होगी? बोले हाँ संजीवनी आज भी है। तो आयुर्वेद का जो एक एलिमेंट है जो हमें हमारी वनस्पतियों का जो ज्ञान देता है, बहुत ही बड़ा ये एक विषय है। लेकिन ये मेरे साथ घटा हुई घटना है मेरी, जिसने मुझे ये बताया कि मैंने फिर दादा गुरु के प्रति मेरी उत्सुकता जागी, दादा गुरु कैसे मिलते हैं। अनुज जी यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि 97 में बाल थे, काले थे, ठीक है। मैं 35 साल की एज थी मेरी उस वक्त, ठीक है। और मैंने जब दादा गुरु के दर्शन किए, तो दादा गुरु की फिजियोलॉजिकल एज जो मुझे, जो क्रोनोलॉजिकल एज हम लोग बोलते हैं, तो वो देख के लगभग 90-95 के आसपास के थे वो, अच्छा। ठीक है। ये बात है 28 साल पहले की, ठीक है। तब मैं भी मतलब यंग था, और अब ये 28 साल की यात्रा है, यहाँ बाल उड़ गए, ठीक है, ठीक है, जो भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ गए हम लोग। लेकिन आज भी दादा गुरु जैसे 28 साल पहले थे, दादा गुरु आज भी वैसे ही हैं। वो अभी भी ही है। इज नाउ, यस, ही इज नाउ ऑलमोस्ट 115 साल के आसपास की उनकी उम्र होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से आज भी उतने ही अलर्ट हैं। और मेरे तो व्यक्तिगत चमत्कार है उनके साथ में, जो मेरे लिए एक मेरा पर्सनल खजाना है वो, और आध्यात्मिक रूप से मेरे गुरु भी हैं वो। और ही इज़ ए इनलाइटेंड सोल। हम जब कुंडलिनी की बात करते हैं तो ही इज़ ऑलरेडी एलिवेटेड सोल, ठीक है। वो जान जाते हैं कि मेरे मन में क्या है, मुझे उनसे प्रश्न नहीं पूछने पड़ते। तो मैंने उनसे जब पूछा कि गुरुजी ये क्या लगा है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बिजनेस आ गया कि इसका मुझे फार्मूला पता चल जाए, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा इस पे। तो एनीवे, मजाक है, लेकिन हाँ ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य था जब दादा गुरु से बात हुई तो उन्होंने बोला, बोले हमारे चरक में लिखा हुआ है अस्थि संधारक लेप। स्पेशल वनस्पतियाँ होती हैं, बट ये है कि उनको शोध करने का, उनको शोधने का, उसको उस लेप को तैयार करने का तरीका होता है। चंद्र कला के साथ में अमावस्या और पूर्णिमा के साथ उसका तालमेल होता है। पहले जाके कुछ स्पेशल मंत्रों से जो है प्रार्थना करते हैं, उस बूटी के सामने दिया लगाते हैं, फिर उसे ब्रह्म मुहूर्त में जाके उसके पत्तों को जो है वो तोड़ते हैं, फिर एक स्पेशल तरीके से उसे बनाते हैं और वो लेप काम करता है।
तो ये हमारे आयुर्वेद की छोटी सी ताकत का मैंने एक नमूना बताया जो मेरे साथ घटा हुआ है। तो तब से जो है मेरा तो ब्लाइंड फेथ हो गया। तब से मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि आम समाज में हमारे भारत में आयुर्वेद का मतलब है कि कोई जड़ी बूटी वाला डॉक्टर जो नाड़ी नाड़ी वैद्य जैसे, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में एक ऐसा बड़ा विज्ञान है, और जो जानकार हैं वो, अगर कोई व्यक्ति चल के आ रहा है तो 50 फीट दूर से बता सकते हैं कि वो कौन सी प्रकृति का है, पित्त वात और कफ पे उसका नेचर कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, उसे ठंड बर्दाश्त होती होगी नहीं होती होगी, उसे कौन सा कलर पसंद होगा, उसे कौन सा खाना पसंद होगा। ठीक है, बहुत सी तरीके से कुंडली जो है पूरी जान सकते हैं वो। आयुर्वेदा इतना बड़ा, मतलब पल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो दादा गुरु का जो ज्ञान था, फिर बाद में जब पतंजलि का अध्ययन किया मैंने, तो पतंजलि तो लिखते हैं कि जब हम संयम से अपनी मानसिक ऊर्जा को साध लेते हैं तो ये एक प्रकार से सिद्धि है ये। ठीक है, हम जो है पर का प्रवेश से लेके हम दूसरे के मन को पढ़ना, ठीक है, दूसरे के केवल मनुष्य के मन को नहीं, हमारे आसपास की वनस्पतियां कीट पतंग उनसे हम बात कर सकते हैं, उनकी भाषा को जान सकते हैं। तो ये हमारा भारत एक अद्भुत देश है अनुज जी। इसमें बहुत कुछ है खोजने के लिए। बट होता क्या है कि हम अपने भौतिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम फंस के रह जाते हैं, है ना। हमारे जो सुख हैं वो हमारे बस छोटी छोटी चीज़ों पे हैं। ठीक है, इसके पास में फलाना मोबाइल है तो मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, इसके पास में ये मोटरसाइकिल है तो मुझे कार चाहिए, इसके पास छोटा घर है तो मुझे बड़ा घर चाहिए। तो व्हाट इज़ गुड लाइफ, तो हमारे लिए इसकी परिभाषा जो है वो बड़ी अलग अलग है। और जब हम एक परमानेंसी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मतलब अकारण प्रसन्नता बोलता हूँ मैं, कि व्हेन आई एम हैप्पी विदाउट एनी रीजन, जब मेरे प्रसन्नता के लिए कोई आधार नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, इन सब चीज़ों से जब मैं ऊपर उठ जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं इस चीज़ को एक वो कर समझूं, तो हमारे आयुर्वेद में हमें हमेशा पूरी लाइफस्टाइल जीने की तरीका बताया गया यस था। सुबह उठ करके जो सूर्य को जल यस देना यस ताकि अपनी यस सर्केडियन रिदम बनी रहे। यस यस तो जो आजकल हम लोग रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट की बात करते हैं, वो सब चीज़ें उस पर यस इनकॉर्पोरेटेड थी। यस कैसे खाना खाना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो हम लोगों ने हमेशा शायद लाइफस्टाइल पे कंसंट्रेट किया है हमारे भारत में, कि आप अपनी जीवन शैली कैसे जिएंगे, और उसी में ही आप आरोग्य अपने आप ही बन जाते थे, बिल्कुल और सही कहा चीजें आपने। वहां से शुरू होती थी। बिल्कुल सही और कहा। मेडिकल साइंस में जैसे आपने बताया, इट्स अ साइंस ऑफ डिजीजेस। हाँ। तो ये एक पॉइंट है जो शायद हम सबको अब पॉन्डर करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में, और अपनी जीवन शैली को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसी चीज के साथ में एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, कि लाइफस्टाइल हम में ऐसी कौन सी चीजें हम डेफिनेटली रखें और अब चेंज लाने की कोशिश करें, कि ये चीजें तो हमारी लाइफस्टाइल में होनी ही चाहिए, कि हम पूरी तरीके से ना बदल पाए लेकिन एक लेवल पर आ जाएं जहाँ पे हम कुछ मतलब एक स्टेबिलिटी ला सके अपनी लाइफ में। एक छोटा सा फार्मूला है अनुज जी, न्यूज़, NEWS, बस इसको याद रखें हम। एन से न्यूट्रिशन, हम्म। है ना। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाएं। संतुलित आहार, संतुलन शब्द जो है, जैसे सुश्रुत जी ने जो परिभाषा ही दी थी, सम दोषः सम अग्नि वाली बात जो है, कि बैलेंस मार्ग पे चले। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फास्ट ही रखें, मैं ये भी नहीं कहता कि खाते जाएं, ऐसा नहीं। आप एक हर चीज़ को एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन के साथ जीना सीखें, और उसमें जो न्यूट्रिशन जो है, आहार जो है हमारा, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इवन पाश्चात्य देश जो हैं बहुत बड़े तरीके से जो है वो प्लांट बेस्ड फूड पे आ गए हैं। एनिमल प्रोटीन्स की तरफ उनका जो है वो धीरे धीरे छोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि अब तमाम सब चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं कि एक क्षणिक आनंद के लिए, ठीक है, आप अपने तरह तरह के भोजन को लेते हो, आप जो क्षणिक आनंद के लिए, क्योंकि जो स्वाद है वो तो 1.5-2 इंच की जीभा पे ही है स्वाद, अंदर जाने के बाद तो पता नहीं चलता है, अंदर जाने के बाद तो वो विष ही बन जाता है। भी अगर डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, पेप्टिक अल्सर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है आपकी बदलती हुई जीवन शैली और खान-पान। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, आपका आहार संतुलित हो। तरह-तरह की डाइट्स हैं, आजकल भरा हुआ है, नॉलेज लेने के लिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप है या गूगल भाई साहब हो, कहीं भी ब बै बैठ के बात कर सकते हैं।
कि एज वाइज हमको हमारा जो डाइट है उस पर हमको कंट्रोल करना चाहिए। हमको शक्कर, जो शुगर है, नहीं लेनी चाहिए। हमको जो कार्ब्स हैं नहीं लेने चाहिए। भारत जो है डायबिटीज की राजधानी बन गई है। इसका बहुत बड़ा जो दोष है वो हमारा जाता है ग्लूटेन के इस पे, व्हीट पे। आवश्यकता है आज की डेट में मिलेट की, मोटे अनाज की। हमारा जो भारतवर्ष है पहले जो है वो मोटे अनाज पे ही चलता था। घर में जो है आप अपने पिताजी की ये देखेंगे तो बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, ठीक है, ये हमारा भोजन हुआ करता था। गेहूं नहीं होता था पहले, गेहूं बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में गेहूं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टार्च रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे मैं पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, सफ़ेद चीज़ें, आलू, चावल, शक्कर, तेल, घी, वाइट चीज़ें, इनका परहेज़ करना चाहिए। ये तो बात होगी आहार की। फास्ट फूड है, ठीक है, आप एक आध दिन के लिए चीटिंग कर सकते हो आप, सैटरडे संडे अपने इन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हो, बट एटलीस्ट 5 दिन जो है हमको अपने इस लाइफस्टाइल को एक त्याग के साथ में, अनुशासन के साथ जीना चाहिए, ताकि आप अपने पूरे जीवन आनंद में रह सकें। दूसरा मैंने बोला ई इज़ फॉर एक्सरसाइज, एन फॉर न्यूट्रिशन, ई इज़ फॉर एक्सरसाइज। 45 मिनट की एक्सरसाइज मस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जिम करो, योग करो, या नहीं कुछ कर सकते वॉक करें, ठीक है। अगर वॉक के अलावा अगर आपको अच्छा मिलता है कुछ, तो थोड़े आसन कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार योग करें, जो आपको करता है, लेकिन करें। प्राणायाम अवश्य करें, भी सांस तो लेते ही हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग है ना, प्राणायाम करें, ध्यान करें, ये मस्ट है। तो 45 मिनट्स से शुरुआत करें, ठीक है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल है। ये भी सिद्ध हो चुका है कि 2 कंप्यूटर में काम करने वाले लोग, एक व्यक्ति 4 घंटे लगातार बैठ के काम करता है, दूसरा व्यक्ति भी 4 घंटे बैठता है, लेकिन बीच में 5-5 मिनट का इंटरवल ले लेता है। तो ये जो व्यक्ति है, इसको हार्ट अटैक होने की संभावना कई गुना ज़्यादा है उस व्यक्ति से जो हर घंटे 2-4 मिनट के लिए उठ जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज जो है आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। फिर डब्ल्यू इज़ वरीज़, आपकी मानसिकता। चिंताओं से मुक्त रहें ना। चिंताएं चिंता को ही जन्म देती हैं और बाद में चिता का कारण बनती हैं, तो एक डॉट का फर्क। ठीक है, बिल्कुल। एक डॉट का फर्क है केवल। वो बिंदु ही अनंत बिंदु है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। ओम में भी जो बिंदु है वही हमारे सहस्रार के ऊपर की ऊर्जा है वो। तो वहां तक भी जाने की आवश्यकता है कि आप चिंताओं से अपने आप को मुक्त करें, और उसके लिए जो है योगिक जीवन अपनाना आवश्यक है। और एस इज फॉर स्लीप। तो ये जो मंत्र है आपके इस जीवन शैली में, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे बुजुर्ग हो, इन 4 चीज़ों पे ध्यान दें। और यही चीज़ें जो हैं हमारी लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा-सा अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आने वाला जीवन जो है वो रोगी से निरोगी होने लगता है। और ये बहुत बड़ा जो है आपका ये मैसेज आपके इस पॉडकास्ट से जा सकता है, जब हम रिवर्सल की बात करते हैं। तो ये संभव है कि बिना दवाई के डायबिटीज़ ठीक की जा सकती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक किया जा सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पे कंट्रोल पाया जा सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कंट्रोल किया जा सकता है, क्रोन्स डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, स्किन डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया जनित नहीं है, केवल आपके तनावजन्य रोग हैं। तो तनावजन्य रोग जो हैं वो, इनको दवाइयों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। तो जाता क्या है, ये तो फ्री में मिलता है ना, ठीक है। आपको केवल और केवल थोड़ा डिसिप्लिन और अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा वश में करना है, ठीक है। तो ये जीवन अपनाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो आज डॉक्टर साहब से बात करके हमने जो पाया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करना, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो है हमारी सांसें, जो हम अनजाने जाने अनजाने ऐसे ही लेते ही रहते हैं, पर वो अगर कॉन्शियसली ले तो हमारे लिए क्या-क्या मैजिक कर सकते हैं, उस पे कुछ प्रकाश ज़रूर आज डॉक्टर साहब ने डाला। इसमें और बहुत सारी गहराई में हम उतर सकते हैं, जो हम आगे अपने एपिसोड्स में शेयर करेंगे। ज़रूर हमारा इस एपिसोड के बारे में आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीक्रेट डिस्कोर्स विद डॉक्टर राजेश शर्मा।